एपिसोड 21 पेश कश्मीर कारवां। अब एक ऑफिसर मुझसे घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से सवालात कर रहा था। मैंने ऑफिसर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जनाब, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है ना, तो वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी हो जाता है। बस यूं समझे, हम भी परेशानी में इंडिया का रुक कर बैठे और एक तवील सफर करके अब यहाँ पहुंच चुके हैं। मैंने अपने लहजे में दर्द और गम की कैफियत को समो दिया था, जिससे ऑफिसर खासा मुतासिर हुआ। उसने पूछा, तुमने बताया है कि मुस्लिम कश फसादात के बाइस तुम लोगों को वतन से बेवतन और घर से बेघर होना पड़ा, लेकिन आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती की फिजा खासी गर्म है। तुम दोनों को इस सिलसिले में काफी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी, खास तौर पर उस सूरत में कि तुम्हारा तो तमाम सफर ही गैर कानूनी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऑफिसर, मैंने तायदी अंदाज में कहा। आजकल वाकई इंडिया में मुसलमान दुश्मनी खासी अरूज पर है, मगर हमने इस आग से बचने के लिए खसूसी इंतजाम कर रखा है। कैसा इंतजाम मुराद? ऑफिसर ने पूछा। मैंने बताया, हमने अपने नाम हिंदुआना रख छोड़े थे। मैं विनोद और कलसूम आशा बन गई थी, चनाचा हमें मुस्लिम दुश्मनी का सामना नहीं करना पड़ा। तुम तो हासे चलता पुर्जा किस्म के बंदे हो मिस्टर मुराद। ऑफिसर ने मुझे घूरा। इस मौके पर पंडित किशोरी लाल खामोश ना रह सका। बेसाहता उसके मुंह से निकला, चलता पुर्जा किस्म के नहीं, बल्कि ये पक्का राक्षस है। हिंदुस्तान में हिंदुओं वाला नाम और पाकिस्तान में मुसलमानों वाला नाम मुझे अगर मालूम होता। इतना कहकर वो खामोश हो गया और परेशानी से सरहदी मुहाफिजों को तकने लगा। शायद वो कोई ऐसी बात कहने जा रहा था जो उसे मजीद फंसाने वाली होती। ये बात तो तय थी कि हरबंस ने उसे हमारे बारे में तफसीलन बता दिया था, ताहम मैंने अभी तक मुखिया धर्मचंद का रुक्का किशोरी लाल को नहीं दिखाया था। अलबत्ता वो इस रुक्के की मेरे पास मौजूदगी से आगाह हो चुका था। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो हमारे दरमियान रकम के बारे में मुख्तसिर गुफ्तगू हुई थी। फिर इससे पहले की बात आगे बढ़ती दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। हमारी बात तो वहीं अधूरी रह गई थी। ऑफिसर ने पंडित की तरफ मुड़ते हुए देखा। अगर तुम्हें मालूम होता कि मुराद इतना ज्यादा चलाक और होशियार है, तो तुम उसे अपने यहाँ ठहरने का रिस्क नहीं लेते। यही कहना जा रहे हो ना तुम? पंडित किशोरी लाल मानदाना नजर से मुझे देखने लगा। ऑफिसर के सवाल का जवाब उसने नहीं दिया था। अचानक भी बेहद मुहतात नजर आने लगा था। ऑफिसर ने अपने मातहत से कहा, तुम बाहर से बाकी जवानों को भी अंदर बुला लो और घर के चप्पे चप्पे की तलाशी लो। ऑफिसर की इस बात से पता चला कि सरहदी मुहाफिजों के कुछ और साथी बाहर गली में भी मौजूद थे। और फिर बातों ही बातों में यह भी मालूम हो गया कि बाहर गली के कोने पर इनकी जीप भी खड़ी थी, जिसमें मजीद 3 मुसल्लह अफराद बैठे थे। अगले ही चंद लम्हों में 2 कांस्टेबल अपने साथियों को लेकर आ गया। तीसरा शायद ड्राइवर था, जो जीप के अंदर ही रह गया। तीनों मुसल्लह सरहदी मुहाफिज पंडित किशोरी लाल के घर की तलाशी लेने में मसरूफ हो गए। मैंने ऑफिसर से पूछा, हमारे लिए क्या हुक्म है ऑफिसर? तुम हमारे साथ हेडक्वार्टर चलोगे। अचानक उसके लहजे में सख्ती आ गई। लेकिन इससे पहले तुम दोनों की मुकम्मल तलाशी होगी। तलाशी? मैंने मुतज़ब्ज़ब नजरों से ऑफिसर को देखा। हाँ, जामा तलाशी, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, तुम लोगों का सामान वगैरह कहाँ है? पहले सामान चेक करवाओ, फिर जामा तलाशी होगी। जामा तलाशी के जिक्र पर बेख्तियार मेरा हाथ अपनी गर्दन पर चला गया और उस वक्त तो मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई जब मुझे मालूम हुआ कि नीलगिरी का दिया हुआ तोहफा, वो तिलस्माती माला मेरी गर्दन में मौजूद नहीं। मेरा दिमाग घूम कर रह गया। कल रात से अब तक मुझे उस माला का ख्याल नहीं आया था। मुझे अच्छी तरह याद था कि सुईगाम नामी गांव से रुखसत होते वक्त वो माला मेरी गर्दन में मौजूद थी। हमारे लिए गुज़श्ता रात का दुश्वार गुजार और तकलीफ दे सफर किसी भयानक ख्वाब की मानद था। इस दौरान में हमें अपना ख्याल तक नहीं रहा था माला की तरफ ध्यान कैसे जाता। अब ध्यान गया था तो माला मेरे जिस्म पर से गायब थी। मैंने इस तरारी अंदाज में अपने पूरे जिस्म को टटोल कर देखा, मगर माला की कोई खबर न मिली। मुझे एक लम्हे में यकीन हो गया कि वो नादर माला मुझसे फिर बिछड़ चुकी है। मेरे दिल से एक आस सी हारज हुई। माला से जुदाई मुझे एक बेनाम सी कसक में मुब्तला कर गई थी।
मैं अपनी इस वक्त की कैफियत को अल्फाज का जामा पहनाने से कासिर हूँ। ये गनीमत था कि ऑफिसर उस वक्त मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं था। वो हमारे सामान के बारे में सवाल करके कमरे में मुतलाशी नजरों से उस सामान को ढूंढने में मसरूफ हो गया था। मैंने फौरी तौर पर अपने अंदरूनी जज्बात और चेहरे पर उभर आने वाले तासरात पर काबू पा लिया। मुबादा ऑफिसर मेरी हालत देखकर किसी शक में मुब्तला न हो जाए। मेरा जहन मुसलसल माला के बारे में सोच रहा था। नीलगिरी से होने वाली आखिरी मुलाकात की एक एक तफसील मुझे याद थी। माला की गुमशुदगी के बाद मेरे तसव्वुर में नीलगिरी की एक एक बात, एक एक जुमला रोशन हो रहा था। महायोगी गौतम बोस और उसके चेले पंडित धीराज की शर्मनाक शिकस्त देने के बाद और उन्हें इबरतनाक मौत के घोट उतारने के बाद घोम्पू की बुद्ध इबादत गाह से वापसी के सफर में हम मुस्लिम मकामात से होते हुए लंबीनी नामी कस्बे में थोड़ी देर के लिए रुके थे। इस कस्बे को गौतम बुद्ध यानी लॉर्ड बुद्धा की जन्मभूमि होने का एजाज भी हासिल है। लंबीनी में नीलगिरी ने मुझसे आखिरी बातचीत की थी। वो यकतरफा गुफ्तगू थी। नीलगिरी खामोश लबू से बोल रही थी और मैं ट्रांस किसी कैफियत में उसकी मधुर आवाज सुन रहा था। ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद मुलाकात थी। इसी मुलाकात के दौरान में नीलगिरी ने मुझे वो माला दोबारा दे दी थी। मैं अपनी गफलत में गौतम बोस से मुकाबला करते हुए उस माला को गुम्पू की इबादतगाह में ही छोड़ आया था। एक मौके पर मैंने ये माला खींचकर गौतम बोस पर दे मारी थी। नीलगिरी की ये माला अपनी महरूती उंगलियों से उसने मेरी गर्दन में पहनाते हुए कहा था, वजदान, ये माला तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। कभी मिलने को दिल चाहे तो इसका बड़ा पत्थर मुंह में डालकर चूस लेना। वैसे भी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। तुम अपना जाप मुकम्मल कर लो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर वो मेरी पेशानी पर एक कैफावर बोसा सब्त करके हवा में तहलील हो गई थी। फिर मेरा जहन नीलगिरी की कुछ और बातों की तरफ पीछे चला गया। बुद्ध की कदीम इबादतगाह गोम्पो में भी उसने मेरी समात में एक सुरीली सरगोशी की थी। वजदान, तुमने गौतम बोस जैसे शैतान को खत्म करके मुझ पर एक एहसान अजीम किया है। तुम्हारी नीयत के हलूस ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। जब तक ये दुनिया कायम है मैं तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रहूंगी। तुम्हारे दुश्मन जेर पा होंगे और कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमते रहेगी। वो अचानक खामोश हो गई तो मैंने मुस्तरिब अंदाज में पूछा, लेकिन क्या नीलगिरी? उसने बोझल आवाज में जवाब दिया था, लेकिन तुम्हारी नीयत की मामूली सी खोट तुमसे ये सब कुछ छीन लेगी। और मैं जानती हूँ कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा जब शैतानी कुव्वतें फिर तुम पर हमलावर होंगी और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगेंगे। मैं तुम्हारी साबित कदमी के लिए दुआ करूंगी, लेकिन ये सब कुछ बहरहाल तुम्हारे ही इख्तियार में होगा। मैं फिर तुमसे कहूंगी कि तुम अपना जाप मुकम्मल करो। मैं तुम्हारी कनीज बनकर हमेशा के लिए महफूज हो जाऊंगी। मैं नीलगिरी की हसीन और दिल नशीन तस्वुर में खोया हुआ था कि ऑफिसर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो एक दीवार की जानिब इशारा करके पूछ रहा था, क्या वो बैग तुम्हारा ही है? मैंने ऑफिसर के इशारे का ताकुब किया। उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उसने बिल्कुल दुरुस्त हमारे ही बैग की निशानदेही की थी। कमरे की दीवार के साथ रखा हुआ वह सफरी बैग हमारा ही था, जिसमें रोजमर्रा की चीजों के अलावा हमारे कपड़े थे और बैग में काबिल एतराज कोई चीज भी नहीं थी। मैंने ऑफिसर के सवाल का मस्बत जवाब दिया, हाँ, ये बैग हमारा ही है। 10 मिनट तक वह बड़े ही महाराना अंदाज में हमारे बैग की तलाशी लेता रहा और फिर हमारी जानिब बढ़ते हुए बोला, अब तुम दोनों बारी बारी जामा तलाशी दो। मैंने कहा, ऑफिसर, मैं मर्द हूँ, तुम बाहुशी मेरी तलाशी ले लो, लेकिन मेरी साथी कलसूम एक लड़की है। इसकी जामा तलाशी के लिए अगर किसी लेडी सर्चर का इंतजाम हो जाए तो? वो मेरी बात काटते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं। तो मैंने उलझन ज़दा नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, तो ये कि तुम्हारी साथी अपने लिबास की तमाम जेबें उलट कर दिखाए, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। ऑफिसर की तजवीज़ से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो एक माकूल और शरीफ नफ्स इंसान था। मेरे इशारे पर दन्नू ने पहले अपनी टी शर्ट की नन्ही सी इकलौती जेब पे हाथ डालकर उसे उलट दिया, यानी जेब के कपड़े को बाहर निकालकर उल्टा दिया। वो जेब बिल्कुल खाली थी। ऑफिसर ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। दन्नू ने जो जीन्स पहन रखी थी उसकी जेबों में भी उसने कोई ऐसी काबिल गिरफ्त चीज नहीं रखी थी। ताहम ऑफिसर की तसल्ली के लिए उन्हें उल्टा करके दिखाना जरूरी था। जब दन्नू ने कोशिश की तो टखने की तकलीफ ने उसे बाकायदा कराहने पर मजबूर कर दिया। इसके पाँव को क्या हुआ है? ऑफिसर ने पूछा।
मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए उसे दंदों के टखने पर लगने वाली चोट के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर कहा, आप लोगों की आमद से कोई आधा घंटा पहले इस गांव का हकीम कलसूम के टहने की मोच निकाल कर गया है। उसने बताया है कि चंद रोज तक इसे दर्द बर्दाश्त करना होगा। दन्नू के जॉगर्स भी उतरवा दिए गए थे और मौजू तक को उलटकर देख लिया गया, लेकिन कोई ऐसी चीज ऑफिसर के हाथ न लगी जो हमारे लिए परेशानी खड़ी करती। दन्नू की तलाशी के बाद ऑफिसर मुतमईन होकर मेरी तरफ बढ़ा। मेरे लिबास में ऐसी कोई शय नहीं थी जिसे काबिल एतराज कहा जा सकता, अलबत्ता धर्मचंद का दिया हुआ रुक्का ऑफिसर को किसी शक में मुब्तला कर सकता था। मगर मैंने इस रुक्के के हवाले से उठते हुए तमाम सवालात के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था, इसलिए फिक्रमंदी की कोई बात नहीं थी। हम ठाकुर बानोद की हदायत और मशवरे के मुताबिक अपने साथ ऐसी कोई भी शय लेकर नहीं आए थे जो किसी नाजुक मौके पर हमारी जान का बवाल बन जाती। पहले मेरे जॉगर्स चेक किए गए और अब ऑफिसर जामा तलाशी लेते हुए मेरे बदन को भी टटोल रहा था। जब उसका फौलादी हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा तो एक मरतबा फिर मुझे नीलगिरी की माला का ख्याल आ गया। माला का ज़िया मैं किसी भी तौर भूल नहीं सकता था। अब मुझे यकीन हो चला था कि वो माला रेगिस्तान के किसी मुकाम पर मेरी गर्दन से जुदा हो गई थी, खास तौर पर उस वक्त जब फायरिंग की आवाज सुनकर हम अंधाधुंध भाग खड़े हुए थे। हम क्या, हमारे ऊंट भाग खड़े हुए थे। फायरिंग सरहदी मुहाफिजों की एक जीप से की जा रही थी जिसका गालबन किसी स्मगलर पार्टी से टकराव हो गया था। जीप पर लगी लाइट मशीन गनों से गोलियों की बौछार निकल रही थी, जिसकी आड़की से जिसकी आवाज से ही हमारे ऊंट बिदक गए थे। फिर जब दन्नो अपने ऊंट से नीचे गिर गई तो मैंने भी अपने ऊंट से छलांग लगा दी। हम अपनी जान बचाने के लिए रेत के ऊंचे नीचे टीलों में गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे थे। हरबंस और उसके दोनों साथियों ने अपने ऊंट रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि रेत के टीलों में उलटने और लुढ़कने के दौरान ही वो कीमती माला किसी तरह मेरी गर्दन से निकल गई थी, जिसका हसूल अब तकरीबन नामुमकिनात में था। मैं वापस रेगिस्तान के उस खतरनाक हिस्से में नहीं जा सकता था और ना ही वो माला अजहुद उड़कर मेरी गर्दन तक पहुंच सकती थी। अलबत्ता नीलगिरी से कुछ भी बाहिर नहीं था, मगर मैं इस वक्त पेश आमदा सूरत हाल से बरसरे बेकार था। हम आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुके थे। ये क्या है? ऑफिसर के सवाल ये जुमले ने मुझे ख्यालात की नगरी से वापस आने पर मजबूर कर दिया। वो एक कागज मेरी आंखों के सामने लहराते हुए पूछ रहा था, इस कागज पर हिंदी जुबान में क्या लिखा है? मैंने चौंक कर ऑफिसर के हाथ में दबे उस कागज को देखा। वो पंडित किशोरी लाल के नाम धर्मचंद मुखिया का दिया हुआ रुक्का था, जिसके मुताबिक पंडित ने मुझे 50,000 रुपए देना थे। ऑफिसर वो रुक्का मेरे लिबास से बरामद कर चुका था। मैंने कहा, ऑफिसर, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इंडिया के सरहदी गांव सुईगाम के मुखिया धर्मचंद ने हमें इधर पहुंचाने का बंदोबस्त किया था। ये उसी का दिया हुआ खत है। इसके मुताबिक पंडित किशोरी लाल हमें बाहिफाजत कराची तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा। मैंने 50,000 रुपए की रकम का जिक्र दानिस्ता गोल कर दिया था। ऑफिसर गालबन हिंदी तहरीर को पढ़ने से कासिर था। वो नावाकफियत के अंदाज में इस रुके को उलट पलट कर देखने लगा। उसने कुछ देर के बाद वो रुक्का पंडित की जानिब बढ़ाते हुए कहा, किशोरी लाल, इसे तुम ही पढ़कर सुनाओ। किशोरी लाल ने हिचकिचाते हुए वो रुक्का अपने हाथ में ले लिया। उसने ग्रेज अमेज अंदाज में वो रुक्का रेंजर ऑफिसर के हाथ से ले लिया। रेंजर ऑफिसर बोला, घबराओ नहीं, ये कोई जहरीला सांप नहीं, बल्कि कागज का एक टुकड़ा है जो तुम्हें जरा सी भी गजन नहीं पहुंचाएगा। पंडित ने सहमे हुए लहजे में कहा, मेरे लिए तो कागज का ये पुर्जा किसी खतरनाक नाग से कम नहीं है महाराज। हाँ, तुम सही कहते हो, ऑफिसर ने कहा। इस रुक्के की तहरीर तुम्हारे काले करतूतों का बयन सबूत पेश करेगी। वाकई ये कागज तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाला है। एक लम्हे की तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, लेकिन पंडित, किसी हेरा फेरी का ख्याल भी दिल में न लाना, एक एक लफ्ज ठीक ठाक पढ़ना। मैंने हिंदुस्तान में अच्छा खासा वक्त गुजारा था, जिसकी वजह से मैं हिंदी रस्मुल हद को अच्छी तरह पढ़ने, समझने और लिखने लगा था। बोलचाल में तो हिंदी बड़ी हद तक उर्दू के मुमासिल है, इसलिए मुझे बोलने और समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। मैंने अपनी जरूरत के तहत हिंदी के ठेठ अल्फाज भी सीख लिए थे। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। ऐसा कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। वक्त पड़ने पर इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी सीख ही जाता है।
जो लोग चिट्टे अनपढ़ होते हैं, किस्मत की यावरी जब उन्हें यूरोप या अमेरिका के किसी ऐसे मुल्क में सेटल कर देती है जहां इंग्लिश बोली जाती हो, तो वो थोड़े ही अरसे में फरफर अंग्रेजी बोलने लगते हैं। पंडित किशोरी लाल ने वो रुक्का पढ़कर सुनाया। ताहम यहाँ उसकी साजिशाना हिंदू ज़हनियत खुलकर सामने आ गई थी। वो रकम के मामले में डंडी मार गया था। मैंने तो किसी मसलहत की बिना पर 50,000 रुपए का जिक्र नहीं किया था, मगर पंडित की अय्यारी अमेज बेईमानी पर मैं खामोश नहीं रह सका था। पंडित, तुमने ऑफिसर की तंबीह को नजरअंदाज करके अपने लिए गड़ा खोदा है, मैंने किशोरी लाल की आंखों में देखते हुए कहा। क्यों क्यों? वो लुक नजर लहजे में बोला। मैंने ऐसे क्या किया है? मैंने गंभीर अंदाज में कहा। तुमने रुक्के के चंद निहायत ही अहम मंदराजात को हज़फ करके पढ़ा है, याद है? ऑफिसर ने इस सिलसिले में तुम्हें वार्निंग भी दी थी। मेरे इस इंकशाफ पर ऑफिसर ने घूर कर इंतहाई नफरत अमेज नजर से पंडित किशोरी लाल को घुरा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, तुम बताओ मुराद, पंडित ने कहाँ गड़बड़ की है? मैंने उसे असल बात से आगाह कर दिया। उसने हैरत से आंखें फैलाकर मुझे देखा और कहा कि तुम हिंदी तहरीर पढ़ लेते हो? मैंने मसलहत के तकाजे के पेश नजर नफी में गर्दन हिला दी, वरना मुझे इंडिया का कोई खुफिया एजेंट भी समझा जा सकता था, जबकि मैं अब तक के बयान के मुताबिक अपने आप को बांग्लादेश का बाशिंदा साबित कर चुका था। ऑफिसर ने सवाल किया, फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इसमें 50,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी का जिक्र मौजूद है? सीधी सी बात है, मैंने आम से लहजे में कहा। धर्मचंद ने ये रुका मेरे हवाले करते हुए मुझे ये बात बताई थी कि इस किस्म के जराइम पेशा लोग चूंकि जुबान के धनी होते हैं, इसलिए मैंने धर्मचंद की बात का एतबार कर लिया। लेकिन मैंने जरा तवक्कुफ देकर पंडित को घूरा और बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन पंडित की ताजा तरीन चालाकी को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस शोबे में इस जैसी कुछ काली भेड़ें भी होती हैं। मेरे तबसरे पर अहमनूसी रंगत का मालिक पंडित किशोरी लाल पेचोताब खा रहा था। 50,000 रुपए के जिक्र पर ऑफिसर हासा चुकन्ना और मोहतात हो गया था। उसने हम सबको मजबूरी तौर पर मुखातिब करते हुए तहकमाना लहजे में कहा, तुम हमारे साथ हेडक्वार्टर चलोगे। पंडित ने हाथ जोड़कर बाकायदा मिन्नत समाजी शुरू कर दी, मगर ऑफिसर ने उसकी एक न सुनी और हतमी अंदाज में कहा, तुम में जो भी रोना गाना और चीखना चलाना है वो हेडक्वार्टर में जाकर शौक पूरा कर लेना। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।